गुड इवनिंग बच्चों, मैं हूं मनीष कुशवाहा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके केमिस्ट्री पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लेक्सेस में, उनको किन थ्योरीज द्वारा हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों को तीन थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, जिसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। और जब इसकी विफलताएं रही, इसकी कुछ सीमाएं रही, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है CFT, जिसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई, जिनके सुधार के लिए आया ACFT, जिसे एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। यह लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग क्रमवार इन सभी थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। BBT को हिंदी में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत की जो शुरुआत है या इसका जो प्रतिपादन है वो लीनियस पाउलिंग ने किया था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई, जिसका सुधार JL स्लेटर ने किया। तो इस संयोजकता बंध सिद्धांत को लीनियस पाउलिंग का सिद्धांत, उसके बाद सुधार किया स्लेटर ने, तो इसे पाउलिंग स्लेटर का सिद्धांत भी कहते हैं। अब यहां ये जानते हैं कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या थी, किस उद्देश्य से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, क्या ऐसे मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इस प्रकार का सिद्धांत धरातल पर आया। तो जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो लीनियस पाउलिंग ने किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है उसकी मूल अवस्था में उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, सेकेंड नंबर उसके कलर, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और उसकी ज्योमेट्री के बारे में जानकारी देने के लिए इसका प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की ये मुख्य बातें थी जिसकी वजह से ये धरातल पर आया। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस सिद्धांत का जो सबसे पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत कहता है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के समय जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो अपनी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या के बराबर रिक्त S वेकेंट SP या D कक्षकें रखता है। ये जो रिक्त कक्षकें हैं, अभी हमने आपको बताया कि ये लिगेंड की संख्या के बराबर खाली रहती हैं, जिसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उन कक्षकों को पूर्ण करता है। तो इस सिद्धांत की पहली मुख्य अवधारणा यही है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के समय जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो उतने ही रिक्त SP या D कक्षक रखता है जितने इससे जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या होती है, जिसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब यहां बात ये आती है
कि जो रिक्त द्विकक्षक हैं वो रिक्त द्विकक्षक आपस में समान ऊर्जा के कंबाइन होते हैं और संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। उतनी ही संकरित कक्षकें होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार इसमें संकरण की अवधारणा मुख्य रूप से आती है, जिसमें sp, sp2, sp3, sp2d, dsp2, dsp3, sp3d, sp3d2 और d2sp3 प्रकार के संकरण बनते हैं, जिससे किसी भी केंद्रीय धातु की संकरित अवस्था पता चलने से उसकी ज्यामिति हमें पता चल जाती है। तो इस सिद्धांत का मुख्य दूसरा जो पॉइंट है, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल की वेकेंट डी ऑर्बिटल या s या p की भी हो सकती है, और लिगेंड की फील्ड ऑर्बिटल आपस में संयोग करती है और इस प्रकार मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनकर तैयार होता है। तो यहां मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग जो है वो कोऑर्डिनेट बना रही है। अब इन दो मुख्य बिंदुओं के बाद तीसरे अगर बिंदु की बात करें कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, संयोजकता बल सिद्धांत, तीसरा बिंदु क्या कहता है? जब किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो तो जो संकरित कक्षकें हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, जो आपस में संकरित होकर उतनी ही नई संकरित कक्षकें बनाते हैं, जिससे कि उसकी ज्यामिति निर्धारित हो जाए। हम लोग अभी तक 4 पॉइंट्स की बात कर चुके थे। मेटल और लिगेंड की जब बात कर रहे थे, तो जब मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग होती है तो उन बॉन्डिंग्स में जो ज्योमेट्रीज आती हैं, उन ज्योमेट्रीज के लिए जो जिम्मेदार पॉइंट है या तथ्य है वो हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो मेटल की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करती हैं, जिससे कि उसकी ज्यामिति निर्धारित हो जाती है। तो अब ऐसे ही कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, जिसमें मेटल्स की जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिलकर नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो जब s और px ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन में, तो उस समय जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर आती है और उनके बीच बॉन्ड एंगल 180 आता है। लेकिन जब एक s और px और py दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उस समय जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, और एग्जांपल है HgI3 होल पावर सिंगल। 120 अंश इनके बीच बॉन्ड एंगल बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर कहलाती है। इसी प्रकार जब sp3 या sd3 बनता है, जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं तो एक s, px, py और pz p के तीन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो टेट्रागोनल ज्योमेट्री और 109 डिग्री 28 मिनट आता है। एग्जांपल NiCl4 COCl4 नेगेटिव। इसी प्रकार sd3 में जब p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट न करके dxy, dyz, dzx पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस समय भी 109 से 28 मिनट का बंद कोण बनता है और ज्यामिति टेट्रागोनल और MnO4 सिंगल नेगेटिव, Cr2O7 डबल नेगेटिव, CrO4 डबल नेगेटिव एग्जांपल्स आते हैं। और यही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर और बात करें तो टेट्राहेड्रल के बाद अगले प्रकार की बनती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनते समय दो प्रकार के संकरण संभव हैं। अगर d का ऑर्बिटल अगर पहले यूज होता है तो dsp2, यहां d लिखा होगा सॉरी,
और sp3d आता है तो एक s का px py और d का dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ d पहले यूज हो जाएगा, यहाँ d बाद में यूज होगा। दोनों में ही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, दोनों के एग्जांपल सामने हैं आपके। अब अगर महत्वपूर्ण नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो d2sp3 या sp3d2 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या अगर 6 है तो उस समय संरचना अष्टफलकीय बनती है। अष्टफलकीय संरचना में दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जिनको इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल यानी कि आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय और बाह्यतम कक्षक अष्टफलकीय संकुल के नाम से जानते हैं। अगर D के 3D के ऑर्बिटल्स अगर यूज होते हैं तो d2sp3 और s और p 4 के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं तो इस प्रकार इनर बनता है, क्योंकि जो d ऑर्बिटल्स हैं वो 3 के d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। अगर sp3d2 की बात करें तो इसमें 4 के s p p के px py और pz और जब d ऑर्बिटल्स की बात होती है तो वो बाह्यतम d ऑर्बिटल्स अगर प्रयोग होते हैं तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होता है। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल दोनों में बनता है। इन ऑर्बिटल्स और इन ऑर्बिटल्स के बीच भी 90 डिग्री ही रहता है, तो इसमें 90 90 दोनों में लिख सकते हैं, केवल 90 डिग्री ही लिखा जाता है। अब अगर इसके अलावा अगर नए पॉइंट की अगर बात कर लें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं या जिनमें जो संकरण बनता है, इनमें पांचवा जो बिंदु है वो लीनियस पाउली ने इस पे बहुत ज्यादा प्रकाश डाला कि जो लिगेंड्स हैं उनके नेचर की अगर बात करें तो इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। दो प्रकार के लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड्स। इनका रोल क्या है? कुछ ऐसे लिगेंड्स जैसे कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, साइनाइड का है, C2H4 का है। तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और उस समय इलेक्ट्रॉन युग्म जब सेंट्रल मेटल कैटायन या एटम को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो मेटल की ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करने की अगर क्षमता अगर उसमें है तो उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर उसमें पेयर करने की टेंडेंसी नहीं है तो उसको वीक लिगेंड के नाम से जानते हैं। जैसे H2O है, फ्लोराइड का आयन है, क्लोराइड का आयन है, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो क्लोरीन का भी नाम आता है। और ये वीक लिगेंड से इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब यही अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो sp3d2 और d2sp3 दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन संभव है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या अगर 6 है तो sp3d2 और d2sp3 कक्षक संभव है। किसको आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाए और किसको बाह्यतम कक्षक संकुल कहा जाए, तो इसके लिए यहां समझ लें कि यहाँ d2sp3 लिखा है तो d ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर वो 3 के d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं और यहाँ अगर 4 के d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो इसको बाह्यतम कक्षक संकुल और इसको आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। तो इस प्रकार से अष्टफलकीय संकुल दो प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा आउटर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके कुछ बिंदु थे, ये 6 बिंदु और अधिकतम 7 बिंदु, जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है उसकी मेटल और लिगेंड की थ्योरी को बताता है ये सिद्धांत। एक बार फिर मुख्य रूप से समझ लें कि सिद्धांत का प्रतिपादन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और जो कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में वर्णन करता है। तो हम लोग अब इसी में आगे पढ़ेंगे कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है
तो किस तरीके से किसी प्रकार का जो संकुल है उसका निर्माण होता है और किस प्रकार की उनके बीच बॉन्डिंग होती है। कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल में, जो सभी लोग सामान्यतः पढ़ते रहते हैं, K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तो जब इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा तो क्या देखा जाता है, सबसे पहले कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या है, आयरन है। तो इसकी जब लैंग्वेज लिखेंगे, जब इसका फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें देखा जाएगा कि सेंट्रल मेटल क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि K4FeCN6 में केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है जिसका परमाणु क्रमांक 26 है, जिसका विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होता है। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में बात करें तो यहाँ जो केंद्रीय धातु है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है +2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा तो बाह्यतम कक्ष से जाएंगे, तो इसका जो अंतिम विन्यास है वो 4s0 और 3d6 आता है। तो लिख रहे हैं Fe इन ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था में इसके जो ऑर्बिटल्स थे यहां 3d 4s और यहां तक 2 8 8 इस तरीके से संभव है। तो यहां पे d ऑर्बिटल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 का d है, कितने इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, 3d6 है तो लिख दिया 6। उसके बाद 4s है, 3d लिख दिया, 4s लिख दिया। उसके बाद p कक्षक 4k जो कि वेकेंट है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। Fe इन एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है उस समय 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों चले जाते हैं, और जब 2 यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए या फिर 2+ यहां हो जाएगा, तो d में अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो कि यहां संभव रह जाएंगे। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्स की, तब लिखेंगे FeCN6 होल पावर 4 नेगेटिव। Fe इन FeCN6 होल पावर 4। अब यहां क्या होगा कि इस केंद्रीय धातु से 6 लिगेंड आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन युग्म जो मेटल है उसकी ऑर्बिटल में डालेंगे। तो यहां ये थ्योरी क्या कहती है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके पास रिक्त ऑर्बिटल होते हैं कोऑर्डिनेशन संख्या के बराबर। तो जो कोऑर्डिनेशन संख्या के बराबर है वो कितने हैं, 6, लेकिन अपने पास यहाँ अभी 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल्स हैं केवल। अब देखी जाएगी जो लिनियस पाउलिन ने बताया जो लिगेंड्स 2 प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ जो लिगेंड है उसका नेचर क्या है, Cn सिंगल नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर अप करने की टेंडेंसी है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकता है और अपने लिए 6 वेकेंट ऑर्बिटल बना लेगा। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे चले जाएंगे, तो इन दोनों को इसने पेयर करा दिया और अपने लिए 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स छोड़ लिए हैं। तो इसमें लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 3 का d ऑर्बिटल्स है, d के 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए, एक s का 2 p के। तो यहाँ जो संकरण का निर्माण हुआ वो D2sp3 हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 है तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो D2sp3 संकरण पर इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि आंतरिक बी कक्षक यूज हुई।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें, इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी। तो यहां जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सभी का पेयर हो गया। तो जब पेयर हो जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, डायमैग्नेटिक नेचर में पेयर हो गया सभी का। तो ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय प्रकृति की अगर बात करें, संकरण sp D2sp3 बनेगा। इसकी संरचना अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय में भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय संकुल, एक बाह्यतम कक्षक अष्टफलकीय संकुल होता है। तो यहाँ जो एग्जांपल है अपने पास वो D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल का है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, CrH2O का 6 होल पावर 2+, इसका फॉर्मेशन कैसे हो देख लें और निकालते हैं कि ये ऑक्टाहाइड्रल का एग्जांपल है या इनर ऑक्टाहाइड्रल का है। तो जो क्रोमियम है वो परमाणु क्रमांक 24 होता है, सभी लोग जानते हैं। मूल अवस्था में इसका विन्यास 4s1 3d5 होता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि जो d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, यहां d के 5 ऑर्बिटल्स 3d लिखा, 4s लिखा और 4 का p लिख दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ 4s का 1 इलेक्ट्रॉन और p के 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, लिख दिया क्रोमियम इन ग्राउंड स्टेट। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकाली जाए तो ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे होल पावर 2+ लिखा है, तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ आती है। तो Cr2+ का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2+ होने के बाद 4s0 और 3d4 पहुंचेगा, एक यहां से इलेक्ट्रॉन और एक यहां से बनेगा। तो यहां d में 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे और उसके बाद 4s और 4p वेकेंट है। अब हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर रहे थे CrH2O6 का। तो जो केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड्स हैं उनकी संख्या है 6 और हमें 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहां आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ही, और यहाँ जो नेचर है लिगेंड का वो वीक लिगेंड है, तो यहाँ पेयर नहीं कर पाएगा। और जब पेयर करने की टेंडेंसी नहीं है तो 4s जब आया तो 4 के और भी ऑर्बिटल्स आगे वेकेंट हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 का d। अब जो 4 का d ऑर्बिटल है उसमें अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वेकेंट है, लेकिन H2O जो है वो 6 लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, इस तरीके से यहाँ sp3d2 संग्रहित कक्षकें बनती हैं, जिससे इसकी ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय बन जाती है। अब यहां देखना है कि ये इनर ऑक्टाहाइड्रल बनता है या आउटर ऑर्बिटल बनता है। तो जब d के कक्षक 4 के d कक्षक यूज हो रहे हैं तो इसको बाह्यतम आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, यानी ये बनेगा आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, संकरण sp3d2 हुआ, इसकी संरचना अष्टफलकीय हुई, बाह्यतम कक्षक संकुल हुआ। अब अगर इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, चुंबकीय गुण निकाला जाए, तो यहां आप देख रहे होंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, यानी सभी ऐसे हैं जिनके पेयर नहीं बने हैं, तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। और अगर निकाला जाए कि इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, तो अंडर रूट में n+2 बोर मैग्नेट्रॉन से हम लोग निकालते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 4 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी रूट 24 हुआ, तो इसका 4.83 या 4.82 बोर मैग्नेट्रॉन निकलता है। इसकी जो चुंबकीय प्रकृति है
वो अनुचुंबकीय हो गए, यानी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ये एग्जांपल थे। कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी आते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो वो टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। इन सब का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें बीबीटी की सीमाएं भी हम लोग पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का भी अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।